हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रिपरेशन कराते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड और जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि शिक्षा मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसमें बहुत सारी पोस्ट आई हैं। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की पहले थी, अब उसको एकेडमिक फॉर्म में भी ला दिया गया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि सबसे पहले आप ये जानें कि इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन बहुत ही कम लोगों को हो सकता है पता चला हो, लेकिन जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आपको इसमें किसी भी तरीके की समस्या रहने वाली नहीं है। आप देखेंगे ये री एडवर्टाइजमेंट निकला है, पहले ये एडवर्टाइजमेंट जो 2024 में भी निकल चुका है। आप देखेंगे इसमें ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो कोटा एग्जामिनेशन के नाम से 2026 में, जो कि 2 दिसंबर 2025 को रिलीज़ किया गया है ये सीबीएसई के थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट जो कि पे लेवल 10 है, 35 इसकी मैक्सिमम एज है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 8 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। कैटेगरी वाइज भी बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें आप 3 वैकेंसी इसमें देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कोड 02/25 में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि एकेडमिक पोस्ट पर पे लेवल 10 की पोस्ट है। ये मैक्सिमम इज 30 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या यहाँ पर 12 दी गई है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि एक थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हम देखते हैं, अगर यूजीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जहाँ से भी वैकेंसीज निकल रही होती, अगर यूजीसी के रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर आपके पास एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 है। और अगर विभिन्न आयोगों को देखा जाए तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम एज 40 कर दी गई है। अगर यूपी पीएससी को भी देखा जाए, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए भी वैकेंसीज आई थी, उसमें भी मैक्सिमम एज 40 की गई थी। फिर जो भी छूट के प्रावधान है वो अलग है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, महिलाओं के लिए अलग है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग है, विकलांगों के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई। एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही पोस्ट के लिए, जिसमें ग्रुप ए में ये जो 4 पोस्ट आ रही हैं, जिसमें पोस्ट कोड 02/25, 03/25, 04/25, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रेनिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर स्किल एजुकेशन के लिए मैंने पर्सनली इनको मेल भी किया है कि इसके एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, कि 40 कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि आपको जो एजुकेटेड बच्चे हैं, मीन्स एजुकेटेड तो 3 साल के वाले भी होंगे, एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वो आपको अच्छे मिल सकें और आपको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपको मिल सके, क्योंकि आपको वहाँ पर बच्चों को एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उनको ट्रेनिंग दिलानी है, आपको उनको स्किल एजुकेशन की तरफ आगे ले जाना है। तो निश्चित तौर पे ह्यूमन रिसोर्स इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि सही दिशा में ले जाया जा सके। तो इसके लिए मैंने पर्सनली इनको मेल भी किया हुआ है और साथ ही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसमें मैंने डिस्कशन किया है। आप भी ध्यान रखिए, आप भी मेल करिए पर्सनली इनको, तो हो सकता है कि उस पर फोकस करके एक थोड़ा सा सुधार ये कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर मेल करेंगे, अगर उस पर नज़र की जाती है तो थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन एज में होता है तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर 30 वर्ष के बच्चे ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर पाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करती है वो इस समानता के अधिकार से दूर हो जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस विज्ञापन की तरफ। इसमें आप देखेंगे अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट्स की है, जूनियर असिस्टेंट की है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो खासकर उन लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, वो उनके लिए ये 3 पोस्ट बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं, जिसमें अगर देखा जाए लगभग 27 पोस्ट यहाँ पर टोटल
27 पोस्ट हैं, 12, 8 और 7 करके 27 पोस्ट इसमें दी गई हैं। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई अवश्य करिएगा। कैटेगरी में अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो यूआर में सभी में वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी हैं उनके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये दी गई हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें आप 2 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर जाके। और साथ ही साथ लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें 22 दिसंबर 2025 को रात्रि 11:59 तक आप इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं विद पेमेंट के साथ। और जैसे फीस भी वही है सेम, इसी दिन आप पेमेंट भी कर सकते हैं इस टाइम तक। अगर आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म भर जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं। रिजर्वेशन क्या क्या है। SC ST OBC जो कि सेंट्रलाइज्ड जो लिस्ट हैं उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको उसका जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जाता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो भी पोस्ट दी गई हैं जिसमें SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को नॉन क्रीमिलियर अगर है आपके पास NCL का OBC सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम आप कैटेगरी आती है तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। PWBD जो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इंक्लूडिंग वुमन 10 ईयर्स का आपको रिजर्वेशन है। PWBD OBC नॉन क्रीमिलियर 13 साल का रिजर्वेशन, और PWBD SC ST में आपको 15 साल का रिजर्वेशन आपको दिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ग्रुप A पोस्ट में 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं B और C पोस्ट के लिए तो उसके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वुमन कैंडिडेट आप हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप कहीं 30 साल की उम्र रखी गई तो वहाँ पर आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो पहले से CBSE के किसी भी रेगुलर बॉडी में आप कैंडिडेट हैं तो एज का आपके ऊपर नो बार है, किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी इसमें आप योग्यता के अकॉर्डिंग आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज है वो काउंट की जाएगी 22 दिसंबर 2025 से। याद रखिएगा आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 22 दिसंबर 2025 से काउंट की जाएगी। इस एज तक जो मैक्सिमम एज आपकी है वो जो निर्धारित की गई है वही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ रेगुलेशंस और रूल्स के बारे में। असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए है वो है आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपकी जो एज लिमिट है वो है 35। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सारी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो आपको फॉर्म फिल करते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर लिया है और मैं आपको अब इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट की, जिसमें एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन के बच्चे हैं जो अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। मतलब उनका PG जिसमें आपका MA MSc MCOM कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, M.Ed या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री है वो चलेगी। नेट या आपका स्लेट हो, नेट JRF हो, या और उसके साथ ही आपका डॉक्टरल डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये है आपकी अनिवार्य अर्हता, जिसमें आपको 55% मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 55% आपका मिनिमम होना ही चाहिए। और ये है डिज़ायरेबल, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होगी तो इसका कहीं ना कहीं समस्या आपको थोड़ी सी इंटरव्यू में आएगी। अगर इनमें से जिनके पास जो भी डिग्री रहेगी उसका फ़ायदा उसको इंटरव्यू में मिलेगा, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको इसमें पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो इस आपका एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होगा। ये भी एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी 3 स्टेज में होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर का भी आपको जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होगा। टायर 1 में आप देखेंगे MCQ बेस्ड जो कि प्री एग्ज़ाम होगा, इसका स्क्रीनिंग फॉर्म में रहने वाला है। जो आपका टायर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ओएमआर बेस्ड रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा।
और तीसरा रहेगा आपका इंटरव्यू। इसी तरीके से सेम यही पैटर्न आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए भी रहने वाला है। और सेम और इसमें जो आप देखेंगे जो अकाउंट्स ऑफिसर है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। आगे चल के देखेंगे हम। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ देख लेनी है। अगर आप MBA फाइनेंस हैं या चार्टेड अकाउंट्स हैं या फिर ICWA आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आप पूरी करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको अलग मिलेगा। 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेज इसमें 3 स्टेज हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर को क्या क्या फ़ीस लगने वाली है। अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन हैं या फिर वुमन हैं तो ग्रुप A पोस्ट के लिए आप 250 रुपये आपको देना होगा प्रोसेसिंग फ़ीस, और टोटल आपकी 250 रुपये ही लगेगी। अगर आप SC ST में आते हैं, PWBD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वुमन हैं, सिर्फ आपको ग्रुप A B और C तीनों ही ग्रुप्स के लिए आपको 250 रुपये ही टोटल पे करना है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, OBC में अप्लाई कर रहे हैं या EWS में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस ग्रुप A के लिए 1500 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये, जिसको मिला के 1750 रुपये टोटल फ़ीस हो जाएगी। ग्रुप B के लिए 800 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये, टोटल फ़ीस हो जाएगी 1050 रुपये। ग्रुप C के लिए 800 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये, 1050 टोटल फ़ीस इसकी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखिएगा जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगने वाली है। और अगर आप बात करते हैं, अगर आप CBSE के किसी भी तरीके के एम्प्लॉय हैं, खासकर रेगुलर, सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय हैं आप वहाँ पर, तो किसी भी तरीके की आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, फ़ीस आपकी यहाँ पर नील हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्कीम की, जो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो आपका टायर 1 का जो सिलेबस है वो ये दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, जिसमें आप देखेंगे 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। पार्ट 2 में हो गया ये अर्थमेटिक। पार्ट 3 में है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 20 अंकों का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 अंकों का होगा। ये भी पैटर्न लगभग वही है जो कि अभी KBS NVS में आप देख रहे हैं। सेम वही पैटर्न इसको उन्होंने वहीं से इसको भी लिया है। NVS KBS के जो कॉमन आपका एडवर्टाइजमेंट आया है सेम लगभग वही है यहाँ पर भी। और टायर 2 में थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर बदल जाएगा, OMR बेस्ड रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाला है। ड्यूरेशन इसकी 3 घंटे की रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, कितने क्वेश्चन रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट 1 करंट अफेयर्स से यहाँ पर आप देखेंगे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये थ्योरेटिकल भी होगा इसमें और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, मीन्स आपको इसमें डिटेल में भी लिखना होगा और आपको OMR भी फिल करनी होगी। इस तरीके का ये पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन के लिए पार्ट 1 सेम टायर 1 में वही रहने वाला है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं टायर 2 के लिए तो यहाँ पर सिलेबस बदल जाएगा। टायर 2 में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो आप अपने अप्लाई करेंगे तो इसमें फर्स्ट पार्ट में करंट अफेयर्स आएगा, सेकेंड पार्ट में आपका जनरल स्टडी आएगा और थर्ड पार्ट में क्वांटिटेटिव और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनकी जिनकी संख्या 20 होगी। NEP और NCF से क्वेश्चन बनेंगे, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे जो कि डिस्ट्रप्टिव मोड में रहने वाले हैं, जिनकी संख्या 6 होगी और टोटल मार्क्स होंगे आपके 60, मतलब एक क्वेश्चन 10 अंकों का। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर तैयारी अच्छे से कर ले जाएंगे सिलेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तीसरा स्टेज यहाँ पर इंटरव्यू है टायर 2 में जो बच्चे अप्लाई करेंगे। और देखो टायर 1 जो रहने वाला है वो आपका एक तरीके से फिल्ट्रेशन के लिए, जितनी बच्चे अप्लाई करेंगे उनमें से कुछ छांटने के लिए।
और टायर 2 के बेस्ड पे ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। टायर 2 और जो इंटरव्यू रहेगा उसी के आधार पे सिलेक्शन की प्रक्रिया अधिकतर सब जगह होती है। यही चीज़ और भी वैकेंसी और भी जो आपके पार्ट्स हैं और भी जो आपकी वैकेंसीज हैं उनमें भी इसी तरीके से आप देखेंगे, हर दोनों ही पोर्शन के लिए अलग अलग सिलेबस और अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। लास्ट में आपका इंटरव्यू उसमें रहने वाला है। तो ये था आपका नोटिफिकेशन जिसको मैंने डिस्कशन किया है। और यहाँ पर अगर बात करें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है किस लेवल के पूछे जाने वाले हैं और किस पोस्ट के लिए कौन कौन से रहने वाले हैं, खासकर हम बात कर रहे हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल, टायर 1 में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, टायर 2 में भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के ही रहने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक के लिए ग्रेजुएशन लेवल टायर 1 रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका टायर 2 में रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कम असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपके टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन रहेंगे। ये हैं जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो बेस है वो आपको बताया। इनमें से अगर आपका सिलेक्शन जब जो एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आपका अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, नोएडा या आप ये कह सकते हो दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, लुधियाना, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, पूना, पंचकुला, रायपुर, रांची, त्रिवेंद्रपुरम और विजयवाड़ा, ये इतनी जगहों पर आप टायर 1 के आपको एग्ज़ाम होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे सीबीएसई के माध्यम से। अब आप देखेंगे सिटी कोड भी उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ आप, क्योंकि होता कि पहले से ही आपको 4 जगह भरवा लिए जाते हैं, तो इन चारों में से अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना एग्ज़ाम सेंटर को डिसाइड कर सकते हैं। अब जब आपका टायर 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसी टाइम पे आपको टायर 2 के एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आपको पहली तो कोशिश ये रहती है कि जो फर्स्ट चॉइस आपने भरी है वही आपको सेंटर दिया जाए। जब आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रही होती है तब सेकंड, थर्ड या फिर जो चौथे नंबर की चॉइस होती है उसको प्रीफ्रेंस देना पड़ता है, अगर कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली, ध्यान रखिएगा। टायर 1 में 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने आपको माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पर हम डिस्कशन कर लिया। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो भी आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा लीजिएगा, इसके बाद ये फॉर्म फिल करिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप सिंपल सा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और साथ ही साथ धीरे धीरे जो इसमें आप देखें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला जो पोर्शन रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज वाला पोर्शन रहेगा, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। और जो आपका TGT PGT है उसके लिए भी मैंने क्लास शुरू की हुई हैं और इसमें भी वही सेम चीज़ें रहने वाली हैं। तो आप इसको कॉमन तरीके से कंप्यूटर वाला पोर्शन हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और टायर 2 पर जब आप पहुँच जाएंगे तो टायर 2 लेवल पे एकेडमिक की जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं, तीनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन, इन तीनों का जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपका टायर 2 में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। तो आशा है कि आज के इस वीडियो में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी ही कवर कर ली है और आपकी जो क्वेरीज थी वो इस वीडियो के माध्यम से सारी सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।